प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने प्री वाइटोलोजेनेसिस के अंतर्गत न्यूक्लियर मटेरियल में इंक्रीज, केंद्रीय पदार्थों में जो वृद्धि होती है उसके बारे में पढ़ा था। ऊजेनेसिस के अंतर्गत जो अपन अभी चीज़ें समझ रहे हैं उसमें अब आगे बढ़ते हुए इसका दूसरा हिस्सा, यानी कि पहले तो न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियर मटेरियल में जो भी चेंजेस आते हैं वो आपने समझे। अब साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में जो वृद्धि होती है और उसके साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं उसे समझना आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि इस प्रावस्था में जो कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है उसमें भी वृद्धि होती है और उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंक्रीज़ होता है। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उन एम्फीबियंस में जो अंड कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण कुछ कुछ बादल जैसी संरचनाएं उसके कोशिका द्रव्य में दिखाई देती हैं। इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। तो ये इस प्रकार की संरचनाएं हमें कुछ उभयचर प्राणियों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अन्य प्राणियों में अधिकांशतः केवल आकार में ही विस्तार होता है। राइबोसोम्स की संख्या भी बढ़ जाती है। अधिक प्रोटीन संश्लेषण यदि ज़्यादा करना है तो उसके लिए राइबोसोम्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए राइबोसोम्स की संख्या भी कोशिका द्रव्य में बढ़ती है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रतव्य जालिका होती है, उसके जो एनुलेट लैमेली होते हैं उनके अंदर भी, उनके आकार में भी वृद्धि होती है। और ये जो एनुलेट लैमेली होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुख्य जो कार्य होता है वो आरएनए के संचय का कार्य करते हैं। इसी तरह से जो गोल्गी बॉडी होती है वो सूक्ष्म झिल्ली युक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। ख़ासतौर से ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की से भरी रहती हैं और ये जो कणिकाएं होती हैं इनको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो बना दिए ये गोल्गी बॉडी के द्वारा, लेकिन ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये रेप्टाइल्स, ये बर्ड्स वगैरह और मैमल्स में ये अनुपस्थित होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ये कुछ चेंजेस हमने प्री वाइटोलोजेनेसिस के अंतर्गत साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में देखने को हमें मिलते हैं। अब आते हैं वाइटोलोजेनेसिस के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उस पर। पीतक जनन कहते हैं इसको। पीतक योग को हिंदी में पीतक बोलते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे कई प्रकार के पक्षियों के भी अंडे आपने देखे होंगे और उनके अंदर पाए जाने वाला योग भी आपने देखा होगा। तो इसका निर्माण भी इसी वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत किया जाता है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, oogenesis यानी अंड जनन के अंतर्गत, अंडाणु के निर्माण के अंतर्गत सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो प्रावस्था होती है वो होती है ग्रोथ फेस, वृद्धि प्रावस्था। और इस वृद्धि प्रावस्था में ही ये सारी की सारी घटनाएं घटित होती हैं जो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आते हैं पीतक जनन पर वाइटोलोजेनेसिस में। यानी पीतक का निर्माण वो किस रूप में होता है, कैसे होता है। जो प्राणी जिसका विकास हो रहा है, जो प्राणी बनने वाला है उसके भ्रूण का जो विकास हो रहा है, उस भ्रूण के लिए पोषक पदार्थों का निर्माण और अंडाणु में उनका संचयन, ये वाइटोलोजेनेसिस के अंतर्गत किया जाता है। यानी विकसित होने वाले भ्रूण के लिए पोषक पदार्थों का निर्माण एवं संचय अंडाणु में जो किया जाता है ये वाइटोलोजेनेसिस के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पीतक का निर्माण होता है। ये जो पीतक होता है, योग जो होता है, इसके निर्माण की क्रिया को ही वाइटोलोजेनेसिस कहा जाता है। योग जो होता है मुख्यतः प्रोटीन, फैट
वसा और ग्लाइकोजन के द्वारा निर्मित होता है। ये 3 इसमें मुख्य घटक होते हैं। पीतक कुछ प्राणियों में, जैसे कुछ अकशेरुकी प्राणी या लोअर वर्टिब्रेट्स, जैसे अधिकांशतः अकशेरुकी प्राणी और लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं कुछ, उनमें ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है, कणिकाओं के रूप में या महीन कण के रूप में योग उपस्थित होता है। जबकि अधिकांश जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उनके अंदर योग प्लेटलेट्स के रूप में पाया जाता है। प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं। तो अधिकांश वर्टिब्रेट्स में जो योग होता है वो प्लेटलेट्स के रूप में देखने को मिलता है। ये जो पीतक होता है, इस पीतक का अधिकांश भाग ये अंडाणु के बजाय प्राणी के जो दूसरे अंग होते हैं, अन्य अंग होते हैं, वहाँ निर्मित होता है और वहाँ से ये विभिन्न माध्यमों से अंडाणु में भेज दिया जाता है। यानी ये योग का जो फॉर्मेशन, सारा का सारा योग का फॉर्मेशन एग के अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं है। एग में आने के बाद इसमें कई प्रकार की और भी क्रियाएं होती हैं, लेकिन मेजर पार्ट इसका अन्य अंगों में ही निर्माण का पूरा होता है। इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, कशेरुकी प्राणी जो होते हैं, उनमें तो ये जो योग होता है सामान्यतः लीवर सेल्स में बनाया जाता है, लीवर सेल्स में इसका निर्माण होता है। वहीं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये फैट बॉडीज़ के द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी योग जो कि एक बहुत प्रमुख घटक है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, इसका निर्माण एनिमल के दूसरे अंगों में होता है और वो अलग अलग माध्यमों से ओवम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक मूल बात इसकी ये है जो समझ लीजिए। अब ये जो योग होता है, इसका क्या रोल क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है? तो प्रमुख रूप से 3-4 इसकी भूमिका हैं जो मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था। ये मेन सोर्स है न्यूट्रिशन का और ऊर्जा का, क्योंकि निषेचन के पश्चात जब भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है, तो भ्रूण का जब विकास होगा उसमें बहुत सारे उसके अंगों का निर्माण प्रारंभ होगा। तो उस क्रिया के दौरान उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहेगी निर्मित के लिए और ऊर्जा की भी आवश्यकता रहेगी। तो ऊर्जा का और न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ये योग ही होता है, पीतक ही होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के ओवम में भी और उसके बाद भ्रूण में भी कई प्रकार के पदार्थों के संश्लेषण होते रहते हैं। तो ये जो सिंथेसिस की क्रिया चलती है बहुत सारे पदार्थों की, उसमें भी योग का एक मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी भ्रूण में आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण में भी ये सहयोग करता है, मदद करता है। अब एक और इसका महत्वपूर्ण रोल है, वो क्या है? ये योग जो होता है, पीतक जो होता है, उसकी मात्रा के आधार पर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी उसकी कितनी मात्रा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किस प्रकार का है, इसके आधार पर अंडे का आकार निश्चित होता है। योग की मात्रा कम है, अंडा छोटा होगा। योग की मात्रा अधिक है, अंडा आकार में बड़ा होगा। या फिर किस अंडे के किस हिस्से में इसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, किस हिस्से में कम है, उसके आधार पर भी अंडे की आकृति निश्चित होती है। तो अंडे की आकृति, आकार, शेप एंड साइज़ जो है वो योग की मात्रा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर तय होता है। इसी प्रकार से क्लीवेज किस प्रकार का होगा, अंडे के अंदर जो विदलन की क्रिया होती है, तो वो जो विदलन की क्रिया किस प्रकार की होगी, ये भी योग ही निर्धारित करता है। उसी की मात्रा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही विदलन का प्रकार भी निर्धारित होता है। इसी प्रकार से अंडे के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, अंड द्रव्य कह दीजिए या उपप्लाज्म कह दीजिए, उसका डिफरेंशिएशन, उसका विभेदन भी योग के ऊपर ही निर्भर करता है। ये और जितनी भी विकास का जो डेवलपमेंट का जो टाइप होता है, प्रकार होता है, जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है या डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये भी योग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। शुरुआती जो परिवर्तन की क्रिया होती है
उसमें जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं, यानी कोरक खंडों की संरचना विकासी गतियाँ जो होती हैं, वो भी पीतक की मात्रा या पीतक के डिस्ट्रीब्यूशन या पीतक के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। उसी के ऊपर निर्भर करती हैं कि किस प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होगा, या कोरक खंडों की जो संरचना विकास गतियाँ हैं वो किस प्रकार से होंगी। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पीतक। इसीलिए जो वृद्धि प्रावस्था है, उस वृद्धि प्रावस्था में हमें उसके अंदर ओवम के अंदर विकसित होने वाले, बनने वाले, सिंथेसाइज होने वाले विभिन्न प्रकार के अवयवों की जानकारी प्राप्त करनी भी आवश्यक होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब आते हैं मैचुरेशन फेज पर, परिपक्वन प्रावस्था पर। ये जो परिपक्वन प्रावस्था है, इसमें oogenesis के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं होती हैं और परिपक्वन प्रावस्था में आगे के जो विभाजन प्रारंभ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये आपको अब समझने होंगे। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था, गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis, दोनों के फॉर्मेशन के स्टेप्स एक जैसे ही हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, ग्रोथ फेज़ है और मैचुरेशन फेज़ है। तो oogenesis में भी मल्टीप्लिकेशन फेज़ सबसे पहले आपने पढ़ा, उसके बाद ग्रोथ फेज़ लंबा था। अब मैचुरेशन फेज़ में इसमें मियोसिस की प्रक्रिया जो रुक गई थी इसके विकास के दौरान, यानी ग्रोथ फेज़ में जब धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि हो रही थी ओवम के, तो उस समय मियोसिस की क्रिया जाइगोटीन अवस्था पर जाकर रुक गई थी, तो दोबारा से अब प्रारंभ हो जाती है। यानी जैसे ही लगभग इसका वृद्धि पूर्ण होती है, ओवम की वृद्धि की अवस्था पूर्ण होने को होती है, उसी समय मियोसिस की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। और इसमें प्रथम परिपक्वन विभाजन, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। यानी परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करने के बाद जो पहला विभाजन होता है वो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन या फर्स्ट मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। कैसे भी कह सकते हैं, यानी प्रथम अर्धसूत्री या न्यूनकारी विभाजन हिंदी में बोलेंगे, या फिर फर्स्ट मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन कह सकते हैं, और इसको फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन भी कहते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि एक बड़ी अगुणित सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। यानी कि ये प्राथमिक अंडकोशिका जो पूरी तरीके से वृद्धि को प्राप्त हो चुकी है, जैसे मैंने आपको इसमें एक डायग्राम भी स्लाइड में दिखाया है, इसे आप देख सकते हो। प्राथमिक अंडकोशिका ये वृद्धि प्रावस्था में पूरी तरह से वृद्धि को प्राप्त हो चुकी प्राथमिक अंडकोशिका के अंदर प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, और इस प्रथम परिपक्वन विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडकोशिका का निर्माण होता है, और उसके साथ ही एक छोटी सी कोशिका और बनती है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी या ध्रुवकाय। पोलर बॉडी या ध्रुवकाय, ये प्रथम ध्रुवकाय या फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण इसमें होता है। यानी कि प्राथमिक अंडकोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिका तो कहलाती है सेकेंडरी oocyte, और एक बहुत छोटी सी कोशिका होती है, उसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, इसमें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की मात्रा लगभग नगण्य होती है। नगण्य इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बिल्कुल साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है। यही कारण है कि फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत ही आकार में छोटी होती है, और आगे जाकर इसका निषेचन में किसी प्रकार का उपयोग भी नहीं होता। तो ये जो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन है, इसमें प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाती है। और चूंकि ये रिडक्शन डिवीजन है, इस कारण से इसमें गुणसूत्रों की संख्या
बनने वाली सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में आधी रह जाती है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। इसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte का फिर से डिवीज़न होता है, और फिर से जब डिवीज़न होता है तो ये जो डिवीज़न है ये सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न कहलाता है। इस सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न में फिर से एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका जो लगभग आकार में सेकेंडरी oocyte के बराबर ही होती है, और वो होती है मैच्योर ओवम, यानी कुल मिलाकर अब परिपक्व अंडाणु का निर्माण इस सेकंड मैचुरेशन डिवीजन के फलस्वरूप हो जाता है। तो क्या हुआ, सेकेंडरी जो oocyte थी वो फर्दर डिवाइड हुई, दोबारा डिवाइड हुई, और उसमें से एक ओवम बना और एक द्वितीय ध्रुवकाय, यानी एक सेकंड पोलर बॉडी और बन गई। ठीक है, और उधर जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी उसमें भी सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में फिर से डिवीजन होता है, और उसमें से भी दो छोटी छोटी पोलर बॉडी और बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो प्राथमिक अंडकोशिका के विभाजन के फलस्वरूप जो आगे अंत में बनने वाली कोशिकाओं की संख्या यदि आप देखें तो उसमें 3 तो पोलर बॉडी बनती हैं और एक बनता है ओवम। तो कुल मिलाकर एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण सेकंड मैचुरेशन डिवीजन के पश्चात हो जाता है, और ये जो सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होता है इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है, माइटोसिस की क्रिया संपन्न होती है। यही कारण है कि इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उनकी संख्या यथावत बनी हुई रहती है। यानी कि ये जो ओवम होता है ये अगुणित कोशिका होती है, हैप्लॉइड सेल होती है, और प्राथमिक oocyte जो थी, प्राथमिक अंडकोशिका जो थी वो डिप्लॉइड थी। यानी एक प्राथमिक अंडकोशिका से एक अगुणित ओवम का निर्माण सेकंड मैचुरेशन डिवीजन के पश्चात पूर्ण हो जाता है। तो ये इसका हुआ मैचुरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। इसमें जो पोलर बॉडी बनी है, ये जो पोलर बॉडी हैं ये आगे जाके ये अंडाणु जब इसके साथ इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होगी शुक्राणु के साथ, उस समय इन पोलर बॉडीज़ का इसमें किसी भी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन या कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर आगे बढ़ेंगे, शेष जो चीज़ें हैं आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।